जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं प्यारे साथियों क्योंकि अमेरिका की तरफ से वार्निंग आ गई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसका हम लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि यार नहीं नहीं, नाराज तो हो गए यार, तुम बोलो ना यार, बोल काहे नहीं रहे हो, बोल काहे नहीं रहे हो। धमका दिया यार अमेरिका हमको यार। किस कारण से? क्योंकि मोदी जी काफी समय बाद रूस गए, और रूस गए से मतलब नाराज नहीं हुए, रूस मॉस्को यात्रा पर गए, पुतिन साहब से जाकर गले लग लिए। बस ये गले लगना और पुतिन भाई साहब खाना खिला करके जो यूक्रेन पर गोला दाग दिए ना, समझिए कि इससे तो एकदम नाराज ही हो गए हैं बाइडेन। जाते जाते भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। भले ही कमला दीदी को खुद ही समझा दिए कि जाइए अब चलाइए बढ़िया से सरकार, लेकिन ऐसी स्थिति में भी ये एंड मोमेंट तक भी भारत को झुकाने में कमी नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी गले लग रहे हैं, बाइडेन वह परेशान है। आज का सेशन इसी बात पे है कि अमेरिका ने फाइनली भारत को प्रेशराइज करने के जो तमाम प्रयास किए थे, आज मैं यहां पर सेशन में प्रूव करूंगा, क्योंकि यह बात सत्य थी जो मैं आपसे लगातार कह रहा था कि ये पन्नू के मामले में निखिल गुप्ता का मामला लेकर आ रहे हैं, हमको दबाने के लिए उधर से लोगों को भेज रहे हैं, जैक सुलिवान आ रहे हैं, गारसेटी बयान दे रहे हैं, ये सारी चीजें हमें दबाने के लिए थी। ये डोनाल्ड लू ने आज खुद एक्सेप्ट किया है, और वहां पर बैठकर एक्सेप्ट किया कि हमने इंडिया को खूब प्रेशराइज किया, लेकिन मोदी जी फिर भी चले गए। और सर वो जाकर गले लगे और पुतिन उधर से गोला चला दिए, एक अस्पताल पर लोगों को मार दिए, और साथ में ये जो टाइमिंग थी ना, ये गड़बड़ हो गई। अमेरिका ने हमारी टाइमिंग को उस तरह से जोड़ा है जैसे इमरान खान जब यूक्रेन पर पहली बार गोला दागा गया था तब पुतिन से मिलने गए थे। बोले इमरान खान को तो हम पूरी तरह बर्बाद करके जेल में डाल दिए, इंडिया का क्या किए? इंडिया के साथ हम अभी भी मित्र बनकर रहे हैं या फिर सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही चलने वाला है? आज के सेशन में एक एक चीज के ऊपर प्रॉपर चर्चा होगी, क्योंकि यूएस की संसद में, संसदीय कमेटी में बकायदा ये चर्चा है, और चर्चा के साथ साथ हमें धमकी है कि अगर आप लोग व्यापार करते रहे तो आप लोगों के साथ में हम सैंक्शन खेलेंगे। कौन से व्यापार पर सैंक्शन खेलेंगे, भारत को क्या नुकसान होगा, सारी बातें आज के सेशन में होंगी, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है, जिसके साथ व्यापार करके भारत पैसे कमाता है। हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, और अमेरिका की धमकी अगर हमें आ जाती है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो हम सैंक्शन खेलेंगे, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत तैयार है इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए? क्योंकि हेडलाइन है, यूएस ट्रेजरी ने भारतीय बैंकों को धमका दिया है कि आप रशिया के साथ अगले 30 दिन में व्यापार रोक दें। अगर रशिया के साथ आप व्यापार कर रहे हैं, यूएस ट्रेजरी वॉर्न इंडियन बैंक्स कट टाइज विद रशिया, रशिया के साथ अपने संबंध तोड़ दीजिए अगले 30 दिन में। भैया बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो इसी बीच में हम आपको कुछ चिंता की बातें और भी बता देते हैं, और बात यह है कि भारत डॉलर में अगर व्यापार करा जाए ना, तो कुल व्यापार का 86% अभी भी डॉलर में कर रहा है। इसका मतलब अमेरिका की यह धमकी नाजायज तो नहीं है। अगर यह धमकी वाकई में है तो हमें बहुत सोचने की जरूरत है, बहुत चिंता की जरूरत है। चिंता की जरूरत है तो क्या रशिया से कुछ उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा, रशिया से आपको मैं एक चीज याद दिला दूं कि हाल ही के दिनों में रूस भारत के लिए एक बड़ा व्यापारिक सहयोगी बनकर निकला है। जहां पहले कुछ 10-20 बिलियन डॉलर के आसपास का व्यापार होता था, आफ्टर वॉर तो ये 65 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है। टारगेट हमने भी 2030 तक 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का रखा है, जो कि अमेरिका के साथ ऑलरेडी चल रहा है। ऐसी स्थिति में एक इंटरेस्टिंग चीज जब मैं आज आपका कंटेंट तैयार कर रहा था तो निकल कर आई कि रूस भारत से कुछ बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मंगाता है। मतलब ना केवल रूस हमसे हमारे यहाँ के केमिकल्स, दवाइयाँ, बल्कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी, इंडिया के प्रोडक्ट्स को रशिया में मंगाया जाता है। और जब मैं इस चीज को देख रहा था कि रशिया इस तरह के प्रोडक्ट मंगा रहा है, तो मेरे सामने सोशल मीडिया पर एक रील चलकर आई, जिस रील में अभिषेक गांगुली नाम के एक व्यक्ति हैं, वो ट्राया के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। वही ट्राया जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार सेशन में बताया था कि जिसका रेगुलर अगर आप यूज करते हैं, 5 महीने तक अगर कम से कम आप ट्राया के साथ रहते हैं, तो आपको हेयर गेन होता है।
वो वाली चीज आज मेरे सामने भी निकल कर आई कि ये चीजें किस तरह से इंटरनेशनल पहुंच रही हैं, इंडिया के ब्रांड इंटरनेशनल हो रहे हैं। अभिषेक वाली बात मैंने आपसे पहले भी साझा की थी जब मैं ट्राया के बारे में आप लोगों को बता रहा था। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि प्रॉपर तरीके से आपके बालों का हेयर टेस्ट लेता है, आपको बताता है कि आपके बाल के कम होने का क्या कारण है। अगर आपके बाल कम हैं तो पहले महीने में कितने हैं, 5वें महीने तक अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो किस प्रकार से ग्रोथ हो सकती है। इस तरह का ही जो अपन अभिषेक वाला उदाहरण ले रहे थे, ये अभिषेक गांगुली के केस में भी देखा गया। ये तो जेनेटिकली इनके बाल कम थे, उसके बावजूद भी अभिषेक के बालों में वृद्धि देखी गई। ये जानकारी आज निकली क्योंकि इस प्रॉपर टेस्टिंग में, जो ट्राया का टेस्ट होता है, इसमें व्यक्ति के बाल का फोटो अपलोड किया जाता है, अपनी सारी डिटेल्स डाली जाती हैं कि आप स्ट्रेस में हैं, आप एसिडिटी के साथ जी रहे हैं, आपका खान पान कैसा है। ये टेस्ट प्रॉपर तरीके से लिया जाता है और उस टेस्ट के बाद में ट्राया आपके बालों की तस्वीर लेता है और तस्वीर के आधार पर बताता है कि आपको कौन से स्टेज का हेयर लॉस है, और जिस स्टेज का हेयर लॉस है उसके अकॉर्डिंग ना केवल आपके बालों के लिए बल्कि आपके न्यूट्रिशन के लिए भी सलाह देता है। उसमें आपको क्या खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, किस तरह की दवाइयां लेनी है। मतलब ये मानते हुए कि अगर बालों का नुकसान बालों के ऊपर डायरेक्ट ट्रीट किया जाए, उसके साथ साथ दिनचर्या में, आपकी हैबिट में, आपके रूटीन में क्या क्या उपलब्ध कराया जाए ताकि आपके हेयर में इस तरह का इंप्रूवमेंट देखा जा सके। पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने जो लगातार हेयर ग्रोथ है वो कैसे ऑब्जर्व की जाए। ये बात खुद अभिषेक गांगुली ने भी अपने इस पॉडकास्ट में मानी थी जो इन्होंने ट्राया के साथ किया था, जिसमें बताया था कि किस तरह से ट्राया ने उनकी हेल्दी लाइफ स्टाइल को पहले मतलब सही किया, हेयर के साथ साथ उन्होंने लाइफ रूटीन को सुधारा और 5 महीने के भीतर भीतर उन्हें बालों में बहुत सकारात्मक असर देखने को मिला। अगर आप भी अभिषेक की स्टोरी से प्रेरित हैं ना, तो आप भी फ्री ट्राया का जो हेयर टेस्ट है वो ले सकते हैं। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, और वहां से आप रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। लिंक मैंने लगा दिया है। साथियों, प्रधानमंत्री की रशिया यात्रा, और रशिया यात्रा में मॉस्को के द्वारा, पुतिन के द्वारा ग्रांड वेलकम, ना केवल वेलकम बल्कि रूस का सबसे बड़ा पुरस्कार से सम्मान, ये बातें किसी को रास नहीं आई। वो कौन था? वो अमेरिका था। अमेरिका के साथ साथ यह बात जेलेंस्की को भी पसंद नहीं आई। वो भी पुतिन की याद, ऑब्वियस ही बात है जेलेंस्की को तो क्यों पसंद आएगी, क्योंकि पुतिन तो पानी पी पी के गोले मार रहे हैं। ऐसी स्थिति में दुनिया भर के अखबारों ने मोदी की यात्रा को कवर किया। उन्होंने कहा कि मोदी मॉस्को जाकर के अमेरिका के उन प्रयासों को, जिसमें अमेरिका पुतिन को आइसोलेट करने की सोच रहा है, उस पर पानी फेर रहे हैं। मतलब पुतिन को एक तरफ तो हम सोच रहे थे कि G20 में नहीं बुलाने देंगे, G8 से बाहर निकाल दिया, दुनिया के बड़े देशों में जाने से रोक दिया, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चला दिए, कहीं जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, पुतिन को आइसोलेट करके मार दो। लेकिन जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता जाकर गले मिलता है तो पुतिन को आइसोलेट करने की जो उनकी प्रवृत्ति है ना, या दुनिया की जो स्ट्रेटजी चल रही थी अमेरिका की, वो फेल मार जाती है। वाशिंगटन पोस्ट लिखता है, मोदी बियर हग्स पुतिन इन मॉस्को मार्किंग डीप टाइज विद रशिया एंड इंडिया। और बोले ये तो ये दिखाता है कि इंडिया और रशिया एकदम जबरदस्त मित्र हैं। आपको याद है इस पर हमने सेशन भी किया था और आपको यह भी बताया था कि इससे जेलेंस्की बहुत दुखी हुए थे, इतनी दुखी हुए थे कि वो भारत के ऊपर कमेंट भी कर दिए थे, क्योंकि जिस समय मोदी जी वहां पहुंचे थे उसी समय रूस की तरफ से एक मिसाइल यूक्रेन में एक अस्पताल पर चला दी गई थी, जिस अस्पताल पर चलाने से बच्चों की मौत हुई थी। हालांकि भारत ने अपनी संवेदना उस समय भी व्यक्त करते हुए कहा था कि हम नहीं चाहते कि युद्ध के मैदान में बम, बंदूक, गोलियों के बीच समाधान और शांति की वार्ताएं सफल नहीं होती हैं। और साथ में प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि हम युद्ध में बच्चों के लिए बिल्कुल संवेदनशील हैं। लेकिन जेलेंस्की ने भारत पर बयान दिया था, अगर आपको याद नहीं है तो हमारा यह पुराना सेशन है जिसमें हमने पूरी डिटेल डाली है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जेलेंस्की का जब भारत विरोधी बयान आया, और जेलेंस्की तो भैया एकदम बाइडेन के राइट हैंड है, राइट हैंड तो क्या ये यही पाल रहे हैं, इनको बालक ही है इनके ये। ऐसी स्थिति में जेलेंस्की भारत विरोधी बयान दिए तो भारत वाले जेलेंस्की के नाम पर यूक्रेन के एनवॉय को समन कर लिए कि इधर आओ, क्या बोल रहे थे तुम्हारे जेलेंस्की कि भारत का ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट है कि पीस एफर्ट्स को एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का लीडर जाकर के ब्लडी क्रिमिनल के साथ गले मिल रहा है। बोले तुम ये क्या भाषा यूज कर रहे हो यार। भारत ने बकायदा जेलेंस्की के उस एनवॉय को बुला करके समझा भी दिया कि इस तरह के शब्द हम नहीं सुनेंगे। लेकिन भाई साहब, ये केवल जेलेंस्की की इंसल्ट नहीं थी। जेलेंस्की के पीछे खड़ा कौन है? बाइडेन। जेलेंस्की फुनिया दिए होंगे बाइडेन को कि सर सुन रहे हो, मेरी बेइज्जती नहीं हुई है बाबा, बेइज्जती आपकी भी हुई है।
आपके सामने इतना बड़ा काम हो गया और आप चुप रह गए। आपकी आंखों के सामने मोदी जब 5 साल से नहीं गए, अब जाकर गले लग गए। बाइडेन बोले यार हमने बहुत तरह से रोकने का प्रयास किया इनको, हमने कई बार इनके ऊपर कई हथकंडे चलाए। बोले कैसे? बोले पहले हमने इनको निखिल गुप्ता के नाम पर धमकाया कि देखो तुम्हारे नाम उजागर कर देंगे, जिस तरह से पन्नू को मारने की तुम लोगों ने प्लॉटिंग की है ना, हम बता देंगे कि तुम्हारा वो कौन सा ऑफिसर है जिसने आदेश दिया था। लेकिन इंडिया का सेंटीमेंट तो आपको पता है, अपन ने अपने वीडियोस के माध्यम से बता दिया था कि भारत इस बात से कतई शर्माएगा नहीं। अगर ये पता भी चल जाए कि पन्नू को मारने के लिए किस भारतीय अधिकारी ने परमिशन दी थी, हम तो उसको हीरो बना लेंगे, लोड ही मत लो। भारत का दुश्मन कहीं भी हो हमें पसंद नहीं है, और नहीं है तो ऐसा हुआ तो ये तो भाई पब्लिक सेंटीमेंट इन लोगों को पता चल गया, क्योंकि इन लोगों की यहां जो एम्बेसी होती है ना, वो सारे अखबार और सारे मीडिया को देखती रहती है कि इंडिया में कैसा सेंटीमेंट चल रहा है इस घटना का। ये सोच रहे थे कि इंडिया में निखिल गुप्ता के मामले पर पॉलिटिक्स हो जाएगी, पॉलिटिक्स होगी तो भारत सरकार को घेरा जाएगा, भारत सरकार बैकफुट पे होगी। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी कि साहब पन्नू को भेजने के लिए अगर कोई अधिकारी कोई प्लॉटिंग कर भी रहा था तो सही था, क्योंकि अमेरिका एक ऐसे आदमी को बचा रहा है जो कि भारत के खिलाफ है। तुम तो अपने खिलाफ आदमी को उठाकर दूसरे देश में भी मार दो, और हम अपने किसी आदमी के खिलाफ अगर तुमसे कोई घटना शेयर कर भी रहे हैं कि भैया ये हमारे लिए ठीक नहीं है, इसे पकड़ा के भेजो, तो तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो। तो इन्हें सेंटीमेंट पता चल गए कि इंडियंस इस बात के खिलाफ हैं कि यार ये तो किसी भी तरह से तो इनका ये वाला ट्रंप कार्ड फेल मार गया। फिर साहब इन्होंने जैक सुलिवान की यात्रा इंडिया में करवाई थी, आपको याद होगा, इनका एनएसए आया था इंडिया, आकर के सरकार को धमकाया कि देख लो सर अगर आप रशिया जाओगे तो फिर बड़ी बात हो सकती है। इंडिया ने कहा देखिए हम सोच चुके हैं, इतने सालों से नहीं गए हैं, 2019 से तुम लोगों के चक्कर में पहले कोरोना आ गया, फिर रशिया यूक्रेन आ गया, हम सोच ही रहे जाएंगे जाएंगे जाएंगे। देखो इंडिया और रशिया हर साल मिलते हैं, इस बार 22वीं बार मिलने जा रहे हैं, 2000 से मिलते आ रहे हैं, हमें मिलने से नहीं रोक सकते आप। कोई बात नहीं साहब। लेकिन साहब इस बीच में आकर के जो एरिक गारसेटी जो इंडिया में लगे हुए अमेरिका के एनवॉय हैं, जिन्हें आप एम्बेसडर कहिए, वो भारत में बयान देते हैं कि देखिए कन्फ्लिक्ट के टाइम में अगर कोई देश कहता है कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है तो ये कोई बात नहीं हुई। मतलब भारत कहता है ना अगर हम अमेरिका से रिश्ते रखें, हम रूस से रिश्ते रखें, ये हमारी कूटनीतिक स्वायत्तता है, हमारी अपनी आजादी है, हम आजाद हैं, हम अपने हिसाब से निर्णय लें। गारसेटी कहता है नहीं साहब ऐसे नहीं हो सकता, जब कन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो ऐसी कोई स्ट्रेटेजिक तरीके की कोई भी ऑटोनॉमी नहीं होती है। गारसेटी ने बयान दिया और वो इस बात से बहुत दुखी था कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं। गारसेटी ने जिस तरह का दुख मनाया, जिस तरह का रुदन किया, उससे हमें यह समझ में आ गया था कि अमेरिका को हमारा जाना पसंद तो नहीं आया है। जब हमारे देश में बैठा हुआ एम्बेसडर हमको बिठाकर यहीं धमका रहा है। देखो एक चीज मैं आपको बहुत सच्ची सच्ची बताता हूं, आप और हम ना एक मुगालते में जीते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम दुनिया की बड़ी 5वीं इकोनॉमी बन गए हैं, अब तो दुनिया के लोग हमें सुनते होंगे। नहीं भाई, देखो पहले तक जमाना होता था कॉलोनिज्म का, जिसमें कि ब्रिटेन जैसे देश, फ्रांस जैसे देश हम जैसे लोगों पर शासन करने के लिए आते थे और यहीं पर बैठकर सरकार चलाते थे, है ना, उसको उपनिवेशवाद कहते थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तब यह समझ में आया कि जमीन पर कब्जा करने से तो युद्ध होते हैं, लेकिन किसी की सोच पर अगर कब्जा कर लिया जाए तो शासन बरकरार रहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका ने नव उपनिवेशवाद जिसे नियो कॉलोनिज्म कहते हैं उसको जन्म दिया ना, उसका जीवंत उदाहरण है अमेरिका का हाल ही के दिनों में दुनिया भर के देशों की स्ट्रेटेजिक के डिसीजंस में इंटरफेयर करना। आज पड़ोसी मुल्क हमारा पाकिस्तान, उसके प्रति सिंपैथी नहीं है यार, लेकिन सोचकर देखो पिछले 4 साल से हम बेचारे की, पिछले 4 महीने से मैं उसकी कोई खबर नहीं लिया अभी तक। इन्होंने यार खत्म ही कर दिया उसको, इतना बर्बाद कर दिया, उस इमरान खान को उठा के जेल में डालिया, खत्म कर दिया, इतना इंटरफेरेंस कर दिया उसकी लाइफ में। अब पाकिस्तान की कोई चर्चा नहीं कर रहा है, न्यूज मीडिया में नहीं आ रहा है। इन लोगों की जो स्ट्रेटजी है ना, ये लोग क्या करते हैं, जिस देश में होते हैं उसकी सरकार को प्रभावित करते हैं, अपने किसी प्रकार के लालच से, दबाव से सरकारी नीतियों को पलटते हैं। ये कहते हैं अपना आदमी क्यों बिठाना, अपने आदमी की जगह अपना तो बस एक एनवॉय बिठा दो जो जाके कान में फुनियाता रहेगा, सर आपको
ये नहीं ये करना है, आपको ये नहीं ये करना है, अमेरिका को ये पसंद आएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ये कर देंगे। इस तरह से दुनिया पर ये लोग अपना कंट्रोल बनाकर रखते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी प्रमाणित करता हूं, बस आप तो सुनते चलिए। गारसेटी ने इंडिया के बारे में रिएक्शन दिया कि साहब हम इस प्रकार की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पसंद नहीं करते। ठीक है साहब, स्पुतनिक ने इस बात के आनंद ले लिए, जो कि रूसी अखबार है जिसकी भारतीय ब्रांच ने आनंद लेते हुए कहा कि द मोस्ट वार मोंगरिंग नेशन अब इंडिया को सिखा रहा है कि देयर इज नो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। भाई साहब इन्होंने कहा कि अमेरिका खुद जो कि एनी टाइम कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, जैसे फिलहाल के लिए वो मिडिल ईस्ट के साथ चल रहा है, नाटो प्रॉक्सी वॉर यूक्रेन में लड़ रहा है, उसके साथ रिलेशन रख लें तो सही है, और दूसरी तरफ अगर रशिया से रख लिया तो ये तुम्हारे हिसाब से नहीं है। देखो अमेरिका से टक्कर मुझे तो ये लगता है सही मायने में केवल रूस लेना जानता है, क्योंकि उसके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि तमाम प्रकार के प्रतिबंधों के बावजूद वो सरवाइव करा लेगा खुद को। इतनी टेक्नोलॉजी है कि खुद को एंड तक सरवाइव करा लेगा। और दूसरा चीन है जो खुलकर अमेरिका से पंगे ले रहा है। हम जैसे लोगों को ये लोग दबाने का भरपूर प्रयास करते हैं, हमें दिखता नहीं है, लेकिन बयानों से पता चल जाता है। मैं अब आपको उसका दूसरा उदाहरण देता हूं। देखो क्या हुआ, इन्होंने प्रॉपर तरीके से हमें धमकाया। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपनी तरफ से इनसे कहा कि सर आपके विचार आपके साथ हैं, लेकिन हम आपको एक बात बताएं, भारत आपके साथ सम्मान करता है इस बात का कि हम एग्री हैं टू डिसएग्री होने के लिए, हम सहमत हैं असहमत होने के लिए। हमारी ये बात याद रखिएगा, ये आपका विचार हो सकता है कि भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है या नहीं, लेकिन हम अपने लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं और यही मानते हैं, और हम इस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो सो वी आर एग्री टू डिसएग्री, यही हमारे रिलेशन का आधार है। कोई बात नहीं, गारसेटी यहां से अमेरिका वालों के कान में भर दिया। अब देखो अमेरिका है ना क्या करता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर कैसे है अमेरिका, उसकी स्ट्रेटेजी समझो। वो हमारे देश में तो अपना एम्बेसडर बिठा के रखता है, उसने ना पूरे देश को, पूरी दुनिया को, जैसे अपन लोग क्या करते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, हर राज्य में गवर्नर बिठाया हुआ है, कंट्रोलर बिठाए हुए हैं यूटीज के अंदर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठाए हुए हैं केंद्र सरकार ने। अमेरिका ऐसे ही क्या करता है, पूरे वर्ल्ड को अपने राज्यों में बांटकर चलता है, जैसे एशिया कमांड हो गई, जैसे अफ्रीकी कमांड हो गई, इस तरह से। और इस प्रकार से उन कमांड के लिए फिर एक गवर्नर टाइप का आदमी नियुक्त करता है। ऐसा ही एक आदमी है जो कि प्रॉपर तरीके से इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया है, जिसका नाम है डोनाल्ड लू। ये वो व्यक्ति है जो यूएस के द्वारा, आज का नहीं है डोनाल्ड लू, ये वही है जिसने इमरान खान को जेल में टिका दिया, सरकार गिरा दी। अभी इसने पाकिस्तान के लिए $100 मिलियन मांगे कि साहब थोड़ा सा पैसा भेजना है, देश चल नहीं पा रहा है। ये वो डोनाल्ड लू है जिसको अमेरिका ने छोड़ा हुआ है कि देखो गारसेटी तो देश में रहेगा, तुम पूरे देश, पूरे आसपास के कंट्रीज को, पूरे एशिया को मैनेज करो, और वहां जाकर देखो कि ये लोग कोई और चाल तो नहीं चल रहे हैं जो अमेरिका के प्रभुत्व को चैलेंज कर सकती है। तो अब आप सुनो, ये न्यूज है आप लोगों के सामने 24 जुलाई की। भाई साहब ये डोनाल्ड लू अमेरिका पहुंचता है, और ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसके बारे में आपको बता दूं। इसके बारे में ही वो जो साइफर केस है ना इमरान खान पे चलने वाला, वो डोनाल्ड लू का ही मामला है। ये वो व्यक्ति है जिसने अमेरिका में ये कहा था ना कि इमरान की सरकार हटानी है। कब हटानी थी? जब इमरान रशिया चले गए थे, और रशिया जाकर के उस समय जब रशिया ने बम दाग दिया था यूक्रेन पर, तो उन्होंने कहा कि इमरान को हटाना है। वही जो साइफर था ना, वही साइफर तो इमरान लहराते हुए दिखे थे जिसका केस उन पर चल रहा है। यही वो व्यक्ति है जो कि इमरान को हटाने का जिम्मेदार था। अब इसी डोनाल्ड लू की कहानी मैं आपको आगे बता रहा हूं। ये अमेरिका जाता है और कहता है कि यूएस इज डिसअपॉइंटेड ओवर सिंबोलिज्म एंड टाइमिंग ऑफ मोदीज ट्रिप। बोले साहब ऐसा क्यों कह रहे हो लू साहब? बोला मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी जब रशिया पहुंचे ना, तो उन्होंने जो सिंबलाइज किया, क्या सिंबलाइज किया? जाकर के हग किया। इससे तो ऐसा लग रहा था कि भारत और रूस तो परम मित्र हैं, और भारत इस बात को एंडोर्स करता है, इस बात को लेकर खुश है कि यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं। वो तरीका ठीक नहीं था। अब आप सोचिए, ये आदमी ये बोल रहा है, और क्या बोलता है मैं आपको सुनाऊंगा इसके बाद। दूसरा, टाइमिंग सही नहीं था। टाइमिंग ऐसे समय पर भारत को नहीं जाने दे। भाई तुम कौन हो? तुमको पंच रखा है क्या कि तुम डिसाइड करोगे कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था? लेकिन साहब सोचो, यह व्यक्ति बोल रहा है कि टाइमिंग सही नहीं था। अब आप पूछेंगे सर अमेरिका हमारे यहां पे डायरेक्ट इंटरफेरेंस कैसे कर सकता है?
पाकिस्तान में क्या किया, बेचारे इमरान खान के सारे सांसद तोड़ करके वो शहबाज शरीफ की पार्टी को डलवा दिए, सारे सांसद पीछे जो बच गए उनको जेल में डलवा दिया, पैसे से पूरी पार्टी खरीद के डाल दी, बन गई शरीफ सरकार। शरीफ सरकार चल रही है जो कि अमेरिका की पपेट बनी हुई है। ऐसे ही ये लोग क्या करते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करते हैं, उस देश के चुनावों को प्रभावित करते हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं, राजनेताओं से बैकडोर में मिलकर के उनसे कॉन्स्पिरेसी करवाते हैं, कुछ भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। अब क्या है, ऐसी स्थिति में अमेरिका के द्वारा यह कहना कि अमेरिका यह मानता है कि जो ये सिंबलिज्म था ना ये ठीक नहीं था। अच्छा साहब, अब आप इस बात को क्यों मानते हो ऐसा? बोले देखो इंडिया ऐसे समय पर गया, अब देखो ये कहां का बनाया हुआ है, साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर का आदमी बनाया हुआ है इसको, ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर की आप असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, जाइए और उस क्षेत्र की सारी निगाह रखिए। पाकिस्तान तक को जिसने बर्बाद कर दिया वो आदमी है, ये देख लो यूएस डिप्लोमेट जिसके ऊपर हमने पहले खबर की। तो ये आदमी, अभी क्या हुआ, अमेरिका में डोनाल्ड लू को बुलाया गया। अरे इनके बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम चलता है साहब। ये डोनाल्ड लू बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ है, यूएस के अंदर। जैसे अपने पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, अपनी संसद है तो अपनी संसद में कई संसदीय समितियां बनती हैं, है ना, संसदीय, जैसे अभी 8 संसदीय समितियों का निर्माण किया गया, सुरक्षा को लेकर के, गृह को लेकर के, इस तरह की सुरक्षा समितियों का निर्माण होता है, समितियों का, पार्लियामेंट्री कमेटीज का। ऐसे ही अमेरिका पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रकार की कमेटी बनाकर रखता है अपने सांसदों की, उनके सीनेटर्स की, मेंबर ऑफ जो लीडर ऑफ वो हैं उनके कॉमन्स के जो है हाउस के जो लोग हैं उनकी। उन कमेटी के सामने डोनाल्ड लू को बुलाकर पूछताछ की गई, क्या कर रहे हो तुम इंडिया में, क्या किया तुमने अब तक? तो डोनाल्ड लू क्या जवाब देता है, सुनिए। सिंबलिज्म एंड द टाइमिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी, हम लोग एक टफ कन्वर्सेशन में थे इंडिया के साथ। ये अपनी उपलब्धि में क्या गिना रहा है, ये गिना रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब रशिया गए ना तो हमने उनके साथ जो बातें कर रखी थी सर उसका फायदा बताएं। बोले हाँ बताओ। बोले सर वो वहां जाकर कोई भी डिफेंस डील नहीं किए उनके साथ। मतलब ये अपना काम गिना रहा है। जैसे नहीं होता है साहब लोग बुलाते हैं अपने आदमी को कि हाँ भाई आ बता क्या काम किया तूने। बोले सर मैंने काम ये किया। डोनाल्ड लू को बुलाकर वहां की पार्लियामेंट्री कमेटी पूछ रही, हाँ भाई लू साहब क्या किया आपने? तो बोले साहब मैंने जाकर के वहां पर इंडिया में इतना इंप्रेशन क्रिएट कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया गए तो सही लेकिन कोई डिफेंस डील करके नहीं आए सर। तो अब सोचिए, तो अपनी तरफ से ये सारी बातें बोल रहा है। ये तो भला हो इस भले आदमी का जो इस कमेटी का ये जो हेड था ना विल्सन, ये मोदी जी का फैन निकल आया। ये कहने लग रहा है कि मैं तो मोदी जी को हीरो मानता हूं, क्योंकि एक बार जब ट्रंप के काल में मैं मोदी जी से मिला था तो हजारों की संख्या में उन्होंने अमेरिकन्स का वेलकम कराया था। मैं तो प्रभावित हूं अमेरिका के अंदर रह रहे इंडियंस से जो कि अमेरिका में रहते हुए ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जो कि औसत अमेरिकन से डबल कमाते हैं और अमेरिका की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान प्ले करते हैं। ये तो विल्सन के बयान से, क्योंकि अगर डोनाल्ड लू की तरफ से जो कानाफूसी की गई अगर उसको सही मान लिया जाता तो भाई साहब डोनाल्ड लू तो पूरी तरह से हरकत खराब कर दिया था। ऐसी हालत मचाता ये वहां जाकर के कि अमेरिका कोई बहुत तगड़ा एक्शन ले लेता तुरंत। लेकिन ये तो विल्सन था जो कि कहने लगा कि शॉक्ड बाय पीएम मोदी एम्ब्रेस टू प्रेसिडेंट मोदी, पीएम मोदी इज माय हीरो, फ्यूचर ऑफ इंडिया शुड बी विद डेमोक्रेटिक फ्री मार्केट। तो मतलब ये खुद कह रहा है कि भाई मैं तो शॉक्ड हूं कि पीएम मोदी पुतिन से जाकर क्यों मिले, मेरे तो वो हीरो हैं, मैं तो ये मानता हूं कि वो अमेरिका हितैषी हैं। ये इस तरह से विल्सन अपनी बात रख रहा है। खैर इन दोनों की बात का कोई रिजल्ट भी निकला होगा। हाँ जी साहब निकला। क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि अच्छा इस बात पे भी हालांकि इंडिया ने अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। आज ही के दिन की प्रतिक्रिया है इंडिया की, फ्रीडम ऑफ चॉइस, इंडिया डिफेंड टाइज विद रशिया आफ्टर यूएस ऑफिशियल रिमार्क। इंडिया ने अपनी तरफ से कहा है कि हमें आजादी है हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने की। लेकिन सोचिए बेचारे इंडिया वाले भी कितनी बयानबाजी करेंगे। अमेरिका का वो लू वहां जाकर बोल रहा है कि हमने इंडिया पर इतना प्रेशर बना दिया था कि वो जाकर रशिया के साथ कोई डिफेंस डील ना करें। आपको और हमको लगता है कि विदेशी संबंध बस यूं ही चल रहे हैं। सोचो हम पर कितना प्रेशर होता होगा। ये
लोग हमें कितना मतलब किस तरह से ड्राइव करते होंगे कि नहीं ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। खैर, अब बाइडेन ने क्या करा, चालाकी क्या चली, इन्होंने अपनी ट्रेजरी से कहा, यूएस ट्रेजरी, मतलब अब समझिए, आप यूएस की ट्रेजरी को समझिए, इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड की ट्रेजरी समझिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग उस ट्रेजरी में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, दुनिया भर के लोग उसमें पैसा लगा के बैठे हुए हैं। अमेरिका, आप अपने आप को एक राज्य समझिए, समझिए कि आप अमेरिका के हिस्से हैं। आप अगर अमेरिका विरोधी भी हैं तो भी अमेरिका से प्रभावित है, ये मानकर चलिए। अमेरिका इतना अंदर तक घुसा हुआ है। अब सोचो, यूएस ट्रेजरी इंडिया की बैंकों से क्या कह रही है, आज की न्यूज है, कट टाइज विद रशियाज मिलिट्री और लॉस एसेस टू यूएस फाइनेंशियल सिस्टम। या तो आप लोग यूएस रशिया की मिलिट्री के साथ कनेक्शन कट कर दो, नहीं तो तैयार रहो, अमेरिकी फाइनेंस सिस्टम से आपको हटा दिया जाएगा। भाई, बैंकों को इतनी बड़ी धमकी का मतलब समझ रहे हो आप, कि यूएस मतलब रशिया धमकी दे, अमेरिका धमकी दे रहा है कि रशिया की जो मिलिट्री सिस्टम है ना, उससे अपना कनेक्शन कट कर दो। हमारी मजबूरी है, हम कैसे कर दें? हमारे देश में बहुत सारे वेपन्स, इंडिया इंपोर्टर है वेपन्स का, लार्जेस्ट इंपोर्टर्स में से है, और ऐसे में हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट रूस से करते हैं। रूस से हमने जो सामान खरीद लिया, हमने टैंकर ले लिए, S-400 ले लिए, फाइटर जेट्स ले लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए हमें मिलिट्री टाइप्स करने पड़ेंगे रशिया के साथ। हमारे चल रहे वर्तमान वेपन्स की सर्विसिंग बहुत जरूरी है। अगर सर्विसिंग नहीं हुई, उनमें नई चीजें नहीं लगी, तो वो वैसे ही यूजलेस हो जाएंगे। अब हमको क्या धमकी दी गई है, सोचो कि ये हमको कैसे कंट्रोल करें, कि रशिया से सामान मंगाना था इन लोगों की मजबूरी। अब रशिया से सामान मंगाने के लिए तो मोदी जी को रोक दिया, क्योंकि वो कोई डिफेंस डील नहीं करके आए, कोई बात नहीं। अब इनको धमकाओ कि ये उनसे कोई मिलिट्री टाई भी ना रखें। मिलिट्री टाई ना रखें, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में रखे हुए जितने भी वेपन्स हैं वो कचरे हो जाएं। कचरे क्यों हो जाएं? क्योंकि अल्टीमेटली जब हमारे पास, जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैंने खबर, कल ही सुबह, आज सुबह डिस्कस की है, INS ब्रह्मपुत्र हमारा, जो हाल ही में मुंबई के अंदर शिपयार्ड में जाकर के आग लग गई और वो पलट गया, टेढ़ा हो गया। तो शिपयार्ड में रखा हमारा, वो पलटा क्यों? तो उसमें पता चला कि उसको मेंटेनेंस की जरूरत थी, मेंटेनेंस में खड़ा था, लेकिन हम उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाए। हमारा एक फ्रिगेट था, जहाज था, लड़ाकू पानी का जहाज था। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं तो कॉमन हो जाएंगी। पता चल रहा है S-400 नहीं चल पाया, पता चल रहा है मिग नहीं उड़ पा रहे, पता चल रहा है सुखोई नहीं उड़ पा रहे, हमारे ट्रक नहीं चल पा रहे। क्यों? क्योंकि साहब अमेरिका ने कह रखा है मिलिट्री टाई नहीं रखोगे, अदरवाइज बैंकों को लॉस हो जाएगा। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। अभी ये न्यूज बड़ी बनेगी, बाइडेन की तरफ से आई है ये न्यूज भाई, और ये रिएक्शन है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, देखो, भारत ने मॉस्को के साथ जाने का जो निर्णय लिया है ना, उसकी बड़ी कीमत चुकाने की भी संभवतः तैयारी की होगी, क्योंकि अमेरिका ने साफ कह दिया है कि आपकी बैंक को हम लोग बंद कर देंगे, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम से रोक देंगे। और अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम से हमारा रुकना हमारे लिए बिग लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि हम बात भले ही बड़ी बड़ी करते हो कि ब्रिक्स बैंक बना लो, डी डॉलराइजेशन कर लो, वास्तविकता है कि अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। दुनिया में जितने भी ट्रेड भारत कर रहा है ना, उसमें 86% ट्रेड अभी भी हम डॉलर में करते हैं। और अगर हमें अंतरराष्ट्रीय तरीके से इस प्रकार से रोक दिया गया ना अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम में, कि आप फाइनेंशियल सिस्टम को यूज नहीं कर सकते, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। ऐसे में अब यह सोचना जरूरी है कि डॉलर का तो डोमिनेशन है मार्केट में, हम उसके साथ साथ रशिया और अमेरिका को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि यह तो तय है कि ऐसी स्थिति में भारत का बड़ा लॉस दोनों तरह से है। अब आप पूछेंगे यह अचानक बात कैसे निकल आई? असल में क्या हुआ, जब भारत के प्रधानमंत्री रशिया गए, कोई डिफेंस डील तो नहीं करी, लेकिन हमने अपनी तरफ से रशिया से एक बात कही कि सर, इस वॉर के चलते आप लोग वेपन्स हमको नहीं भेज पा रहे। रशिया वालों से कहा, जो पहले से ऑर्डर हमने लगा रखे हैं कि हमको ये सामान भेजो, आप नहीं भेज पा रहे, तो एक काम करते हैं सर, जो सामान आप नहीं बना पा रहे ना, उनकी फैक्ट्री इंडिया में डाल दो। जैसे इंडिया में ऑलरेडी जो रिफाइनरीज हैं, कई रिफाइनरी ऐसी हैं जो इंडिया ने, रशियन रिफाइनरीज हैं जो इंडिया में डलवा ली कि यहीं से तेल साफ करो और दुनिया को बेचो। लेकिन अब क्या कहा इंडिया ने जाकर, प्रधानमंत्री ने वहां जाकर क्या कहा कि आप एक काम करो, इंडिया में आकर के एक फैक्ट्री डाल लो। अभी आपके ऊपर व्यापार पर रोक लगी हुई है, कहा गया है कि रशिया सामान नहीं बेच सकता, लेकिन आपका निवेश तो थोड़ी मना किया है। आप एक काम करो, इंडिया में आओ, फैक्ट्री लगाओ, वहीं आकर के माल बनाओ और हमें बेच दो। इंडिया का मेक इन इंडिया जो है वो चिपका करके रशिया को हम चले आए। अब मेक इन इंडिया तो चिपका आए, लेकिन रशिया, अमेरिका कह रहा है अच्छा बेटा बेवकूफ समझे हो क्या, मतलब तुम इंडिया में बैठ करके, फिर तो हमारा मतलब ही क्या रहा, तुम्हारे वेपन सारे सही हो जाएंगे, रशिया वाले सामान दे देंगे। और तुम अगर ये काम कर गए, ये खबर देख रहे हो आप 9 जुलाई की, जब
पीएम गए थे, उस समय की न्यूज है। तो ऐसी स्थिति में भारत के वेपन्स को जरूरत है कि हमें स्पेयर पार्ट्स मिले, लेकिन स्पेयर पार्ट्स में होती हुई कमी देरी को देखते हुए हम कह भी रहे हैं कि चलो साहब बात कर लें, लेकिन साहब ये खेला खेल दिए। अब मुद्दा ये है कि अगर अमेरिका हमारे 30 दिन के अंदर अंदर बैंकों को फाइनेंशियल सिस्टम से मिलिट्री के चक्कर में बाहर कर दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये काम करने की मजबूरी क्या है, बाइडेन ऐसे सख्त फैसले क्यों ले रहा है? क्योंकि बाइडेन को ना लोगों ने पागल डिक्लेयर कर दिया, बीमार डिक्लेयर कर दिया, बूढ़ा डिक्लेयर कर दिया, कहा कि कोई फैसले नहीं ले पा रहा। तो ये अपनी पार्टी को जिताने के लिए कि भाई, ताकि ये लगे कि इनकी सरकार जब डेमोक्रेटिक्स की सरकार थी तो इन्होंने सख्त फैसले लिए इंडिया जैसे बड़े देश को। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, जब से ट्रंप के ऊपर फायर हुआ है ना, तब से लोग ट्रंप के समर्थन में आ गए हैं। हालांकि कमला हैरिस को जब से उतारा है बाइडेन के स्थान पर चुनावों में, तब से जनता में थोड़ा सा ट्रंप की लोकप्रियता घटी है, लेकिन इनकी लोकप्रियता को और ज्यादा पुश मिले इसके लिए बाइडेन क्या चालाकी चल रहे हैं कि हम इंडिया पर कोई पाबंदी लगाएं तो इससे डेमोक्रेट्स में यह भावना जाएगी कि इंडिया से अमेरिका नहीं दबा। इंडिया जिस तरह से खुले में चल रहा था उसको कंट्रोल कर गए बाइडेन, अदरवाइज बाइडेन की यह नाकामी कहलाती। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भी इंडिया स्वतंत्र रूप से ग्रो करता रहा, बढ़िया से सारे काम कर ले गया। यह सारा सार है इस बात का। मतलब यह समझिए कि भारत रूस के साथ अपने रिश्तों की कीमत चुकाएगा, और यह कीमत कितने डॉलर की होगी, क्या होगी, ये आने वाला समय बताएगा। ये हर तरह से हमें प्रेशराइज करने का काम करते हैं साथियों। इसीलिए कहते हैं कि मजबूत बनो, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ, जितना सक्षम हो सके ना पढ़ने में दिमाग लगाओ, और कुछ ऐसा बनाओ भारत को कि एक दिन इन लोगों को भी सबक सिखाएं हम लोग बैठकर कि भैया हम इंडिया वाले हैं। आएगा एक दिन समय, जरूर इसी इंतजार में। आज के लिए इतना ही। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और कल आप लोगों के लिए एक बहुत ही, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि वो जो ट्राया वाला टेस्ट है ना, बालों वाला, वो जरूर एक बार ट्राई कर लीजिएगा। उसका हमने आप लोगों के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। और कल शाम को आप लोगों के लिए हमारा बेहतरीन पॉडकास्ट आ रहा है, एक बार उसे देखिएगा और उसको अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।